So hello and welcome to Gen X IAS. Last lecture we were discussing about medieval Indian history, and in that period we have discussed about Chola dynasty, the political structure of Chola dynasty. We have seen how Rajendra and Rajraj Chola developed the empire. Right? In today's lecture we will be focusing on the political, economical, society and origin of history. अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो व्हाट यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो इस सेक्शन से हैं, ना कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से। स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स लाइक जीपीएससी, वहां आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, किस राजा ने किसको मारा, किस राजा ने कहाँ महल बनाया। बट इन यूपीएससी एज फार एज वी नो, इस एम्पायर से या किसी भी एम्पायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटी कैसी थी या उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चोला एम्पायर एक और रीजन से बहुत ज्यादा फेमस है। गांधी जी के थियरी ऑफ नेशन क्या था, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द थियरी ऑफ नेशन फॉर गांधी? एक थियरी होती है गांधी जी किस प्रकार का राष्ट्र चाहते। एक बुक लिखी गई हिंद स्वराज, एक्चुअली इट वाज नॉट अ बुक, इट वाज अ कन्वर्सेशन। गांधी जी और एक जर्नल के पब्लिशर एडिटर थे, उनके बीच का एक कन्वर्सेशन है। या तो आप लोग टाइम पे आना शुरू कर दो या तो मैं क्लास के बाहर निकालना स्टार्ट करूँ। टेल मी दैट व्हिच चॉइस वुड यू लाइक? वेरी गुड, यहाँ बैठ सकते हैं। ये हाइट थोड़ा सा कैमरा में आएगा, तेरा भी लेट आना शुरू। मेरी स्पेस फुल है, चलो फटाफट से जहाँ जगह मिल जाए। Now try to understand. So according to गांधी जी, what a nation is, गांधी जी कहते हैं कि नेशन बॉटम अप अप्रोच से होना चाहिए, ना कि टॉप डाउन अप्रोच से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 डायरेक्ट क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन द नेशन ऑफ गांधी एंड मार्क्स। प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, which of the following statements correctly defines the difference between Gandhi's and Marxist idea of nation? चार स्टेटमेंट में स्टेटमेंट वन उस समय करेक्ट। देखिए गांधी क्या कहते हैं, स्टेट उनका कैसा होती है। जनरल स्टेट, एक नेशन या एक राष्ट्र कैसा होता है, सेंटर में एक अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, इस सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, और इस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालुकास, एंड इन दिस विलेज सारी पॉलिसी फॉर्मेशन या फिर जो भी हम नीतियां बनाते हैं वो बनाई जाती है यहाँ। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, अगर आपको याद हो, नीति आयोग, सॉरी प्लानिंग कमीशन, पहले आता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो दिल्ली में बैठ के डिसाइड करते थे गुजरात के विलेज में क्या चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुजरात विलेज। इसीलिए जब टॉप से लेकर नीचे तक चीजें आए, पॉलिसी यहां बन रही है, इंप्लीमेंट यहां होने वाली है, इसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। गांधी ने अप्रोच किया है। गांधी बोले ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि एक दिल्ली में बैठे आदमी को नहीं पता कि अहमदाबाद की रिक्वायरमेंट क्या है या कच्छ की रिक्वायरमेंट क्या है। वो बना रहे कच्छ में कि कैसे नदियों के पानी को बचाएगा। भाई नाले के बाद नदी नहीं, पानी कहां से जाएगा? उस आदमी को नहीं पता ना लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। इसलिए गांधी ने क्या अप्रोच दिया कि आप यहां इनको ऑटोनॉमस बनाओ, विलेज को पावर दो, लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। ऑटोनॉमस मतलब जिसके पास फ्रीडम है टू डिसाइड, टू टेक डिसीजन। गांधी सिंह विलेज को ऑटोनॉमी दो कि आप डिसीजन लो, यू डिसाइड योरसेल्फ। देन दोस ऑटोनॉमस विलेज
ये साथ मिलके एक स्टैब्लिश करेंगे तालुका, वो तालुका साथ मिलके स्टैब्लिश करें डिस्ट्रिक्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट एंड स्टेट टू नेशन। इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये ज्यादा बेटर थ्योरी दिख रही है। गांधी जी को सबसे ज्यादा अगर प्रेस किया जाता है उनके किसी भी वर्क के लिए इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स तो वो ये है बॉटम अप अप्रोच। अनफॉर्चुनेटली जब तक वो जिंदा थे, हमारा जब नेशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को प्लेस नहीं मिली, बट सूनर और लेटर 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पंचायत को इंक्लूड करना पड़ा। देयर वर नो अदर ऑप्शंस, राइट और रॉन्ग। ये जो आइडिया ऑफ गांधी है विलेज, ऑटोनॉमस विलेज, मॉडर्न दुनिया में उसको गांधी का कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, बट द रियलिटी इज कि सेम स्ट्रक्चर चोला एम्पायर में आज से 1500 years पहले था। द चोल किंगडम, दे वर रूल्ड बाय ऑटोनॉमस विलेजेस। इसीलिए अगर आप प्रीवियस डे को देखो, 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, वहां पे 4 दिया हुआ है, मंडलम, नारोल और पेरियूर। इसको अरेंज करना है इनके साइज के बेसिस पे। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है हर साल? चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन से हर साल क्वेश्चन है, क्योंकि चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो आज के लिए एक रोल मॉडल है। आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में बैठ के मोबाइल हाथ में लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा देश होना चाहिए, वैसा देश होना चाहिए, बट आज से वो समय जब मॉडर्निटी का कोई लेना देना नहीं था, इट वॉज टू ओल्ड टाइम, तब वो लोग ऐसे ऑटोनॉमस विलेज की बात कर रहे हैं जब किंग इज द सोल अथॉरिटी। जब राजा कहता था कि सिर्फ मैं सब कुछ हूं, उस समय वहां की विलेज हुई ऑटोनॉमस। इसका रिजल्ट हमने देखा कि चोला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर वी हैव हैड इन दी। ठीक है, इसलिए हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा डिटेल में समझें। क्या स्टार्ट करें? सबसे पहले तो किंगडम थी जिसे रूल कर रहे थे किंग। किंगडम को सब डिवाइड किया गया था, जैसे आज का देश है उसको हम सब डिवाइड स्टेट्स में करते हैं। किंगडम को सब डिवाइड किया गया है मंडलम में। और इसको रूल करते थे प्रिंस। उस समय राजा बहुत सारे बच्चे रखते थे, उनमें से हर बच्चों को एक एक मंडल दे दिया, यू रूल दिस मंडल। ओके, देन दिस मंडलम इज फर्दर डिवाइडेड into Valenadu and Nadus. Valenadu and Nadu. Okay, this Valenadu and Nadu, they are further divided into villages. अब ये विलेज दो टाइप के, एक विलेज जो ब्राह्मण का विलेज है जिसमें खाली ब्राह्मण रह सकते हैं। ओके, इस टाइप ऑफ विलेज को क्या कहा जाता है? अग्रहार विलेज। अग्रहारा विलेज, यहाँ पे ओनली ब्राह्मण रेसिडेंसेस अलाउड, उसके सिवाय कोई नहीं। ये एक्चुअली वैसे विलेज थे जो ब्राह्मण को गिफ्ट दिए गए थे बाय द किंग कि जाओ ये आपका गांव है, आप संभाल के रखो। ठीक है, ओके। और दूसरे टाइप का जो विलेज था दैट वाज फॉर कॉमन पीपल, जिसमें सभी रह सकते थे, जिसे हम कहते हैं उर। अग्रहार एंड उर वर द टाइप्स ऑफ विलेजेस। लास्ट के पेज में था ये पूरा उनका डिवीजन था ऑफ देयर मैनेजमेंट कि कैसे वो मैनेज करते हैं। वलनाडु, इसको मैनेज कौन करता था? गवर्नर यहाँ आगे सबसे तो रूल करता है ना ऑटोनॉमस को। जैसे उर है तो उर को रूल कौन कर रहा है? उनका नाम, उनका स्पेसिफिक नाम चोला एम्पायर में। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे गए हैं। मुक्ति, मुक्ति चोलास में कहाँ चाले? नटर एंड पेरी नटर, जो नगर होते हैं, पीस नगर,
इसको गवर्न किया जाता था बाय नटर्स, नट्टार। ओके, ये नट्टार है। यहाँ पे जो बड़े होते थे, बड़े सिटीज या बड़े विलेजेस को पेरी नट्टार गवर्न करते थे। जैसे उर है, ये छोटे गांव को कहा जाता है पेरीयूर, ये बड़े गांव को कहा जाएगा पेरीयूर। क्लियर? पहले ये लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ चोला एम्पायर, administrative history of Chola Empire. The empire was divided. The empire was divided into mandalam. The empire was governed by. The empire was governed by king. Then the empire was divided into mandalam, that was ruled by prince. The empire was divided into mandalam. साम्राज्य का विभाजन मंडलम में किया गया था, जिसे राजकुमार शासन करते हैं। Then Mandalam were further divided into Valanadus. Mandalam were further divided into Valanadus, that was ruled by Parinattar. Valanadu मतलब बड़े विलेज, बड़े सिटी, big nagars. The Mandalam was divided into Valanadu, that was ruled by Parinattar. Parinattar. Then small villages, that is Nadu, that was ruled by Nattar. Okay. Then towns, Nattar. Towns, ये जो टाउन्स है ना, यहाँ से हमें थ्योरी खास पकड़नी, जो सिटीज उधर टाउन्स होते तो ये कैसे रूल हो रहे हैं। ग्रुप ऑफ काउंसिल, ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। किसी में चोला की बात कर रहा हूँ, चोला के टाइम पे टाउन को कोई एक आदमी रूल नहीं कर रहा है, पूरा ग्रुप ऑफ काउंसिल है, जैसे मॉडर्न टाइम पे होता है। मॉडर्न टाइम में देखना म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उस समय वैसा था। वो ग्रुप ऑफ काउंसिल मिलकर रूल कर रहे हैं, और इस ग्रुप ऑफ काउंसिल को क्या नाम दिया गया? नटर्स, नगर नटर्स। जो टाउन्स को रूल कर रहे हैं, दे आर नगर नटर्स, दे आर एक्चुअली काउंसिल। नगर नटर्स एक पूरी काउंसिल, जैसे आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपलिटी होती है, वैसे। मतलब हम देखें तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया हुआ है ओल्ड चोला एम्पायर, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन टाउन वर एडमिनिस्ट्रेड बाय काउंसिल नोन एज नगर अट्टर, नगर अट्टर। डन। क्या आप लोगों ने सती का नाम सुना? हुए कितने? हाँ, तो बिल्ली के लिए हो भी जाए, जरा कोई भरोसा नहीं है। ये बोले कि सर मैं बिल्ली मर गया, मैं जा रहा हूँ सती होने, सही में हो जाएगी? ओह आई सी। सती का कॉन्सेप्ट, मान लो काफी यार आप लोग किसी से इतना अटैच्ड हो जाते हो कि अगर वो गया तो हम भी जाएंगे टाइप। रियलिटी नहीं है इसमें, ट्राई भी मत करना। हाँ। पहले पढ़ा डू नॉट ट्राई एट होम, दिस हैव बीन डन अंडर द एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन टाइप। हाँ, नहीं पता चला आप लोग घर जाके ट्राई कर रहे हो, क्या आज हार गया तो मैं भी जाऊंगी। हो सकता है हाथ भी हैंडसम बॉय, पॉसिबल है, उसके साथ कोई चला जाए दुनिया थोड़ी।
एक इसको दिए प्रैक्टिकल लड़की, बोलती अकेला तो एकदम मर गया तो कम हो जाएंगे, दूसरा वो सालों साल जिंदा है। अबे ठीक है, रुक जाओ सुन चलो मेरी बात। जैसे किंग होता था ना, किंग के बॉडी गार्ड्स होते थे, तो अगर किंग को कुछ हुआ तो किंग के फ्यूनरल में बॉडी गार्ड भी खुद को सती कर लेते थे। उनका ये मानना था कि हमारे रहते हुए किंग मरा कैसे, मुझे कितना वो अपने आप को अटैच रखते हैं विद किंग, और उस समय क्या लॉयल्टी होती है जो आज की दुनिया में नहीं है, उस समय जीना है। पकड़ लटका देते हैं, हाँ बात सही है बिल्कुल। हाँ ऑब्वियसली सती में भी तो यही था, सती पहले ऑल इंडिया शुरू की गई, फिर हमने पकड़ के जबरदस्ती बैठा। आपने कभी देखा है सती कैसे बना किया जाता था पहले, रियल वीडियोस को भी देखा? अरे क्या क्या तुम लोग, अरे देखा मत, सुन लो। सती जब करते हैं वो विमेन जब जलेगा तो उठ के भागेगी यार, कोई भी डरेगा, तो बहुत लंबी लंबी लाठियां रखी जाती, उससे दबा देते थे विमेन को। शी वांटेड टू अप, मतलब उठ के जाना है उसको, जबरदस्ती को पकड़ के रखा जाता। इट वॉज वेरी क्रूल, यू कांट इमेजिन किस लेवल। सोचो ना कभी हमने इतना सा पॉइंट जल जाए, हम मर जाते हैं, वो जिंदा किसी को जला रहे हो सत्य के नाम पे, प्रॉपर जलाया जाता है, और वो भी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड वी कॉल आवरसेल्फ ह्यूमंस। हाउ आई डोंट नो। सती का एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, बॉडी गार्ड्स किंग के साथ अपने आप को उनके फनल में बर्न कर लेते। एक बार यूपीएससी फिल्म्स में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर हैज दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशन दैट आफ्टर किंग द बॉडी गार्ड themselves बर्न देम। ये चोला एम्पायर का यूनिक फीचर है। ठीक, तो देखें, द बॉडी गार्ड्स burned themselves alive with the death of king। अंगरक्षक राजा के मृत्यु के साथ खुद को सती कर देते। बिल्कुल, हम मार्को पोलो आदमी है ऑब्वियसली। सॉरी सर, हाँ हाँ, तो भी मेरे रहते महाराज के दर से। ये हमें कैसे पता चला? बॉडी गार्ड सब मरते, सबके सब थोड़े मर जाते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है मार्को पोलो के अकाउंट। मार्को पोलो ये नाम आपको बार बार आएगा, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है अबाउट चोला एम्पायर। हमें जितना भी इनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चला, वो ज्यादातर फॉरेन अकाउंट्स थे। एक बार जीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया और यूपीएससी में ऐसे था, नाउ इट इज द टाइम टू ऑब्जर्व इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। भारत के इतिहास को भारत की दृष्टि से देखने की अब जरूरत है। जीपीएससी में ये सेम टू सेम चर्चा पत्र में पूछा और यूपीएस में दैट वाज इन एस। हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हमारे पास जो हिस्ट्री राइटिंग है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल हिस्ट्री राइटिंग, वो ब्रिटिशर्स ने शुरू की। उससे पहले वी डोंट हैड एनी हिस्ट्री राइटिंग ऑफ आवर ओन। हमारा ज्यादातर इतिहास हमने फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पे फिक्स किया हुआ है। तो जो ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मार्को पोलो के अकाउंट से ली गई है। हमारी हिस्ट्री ऑलवेज फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आई कांट से कि हाउ ट्रूथफुल इट इज और नॉट। यस सर, बिल्कुल सही बात है मैम। मान लीजिए मैम का आज पहला दिन है, वो यहाँ आए हैं, मैंने बोला मेरे बारे में कुछ लिखो, वो मुझे गालियाँ थोड़ी देगी मेरे सामने बैठ के, है कि नहीं? हाँ तो ऑब्वियसली वही बता रहा हूँ, यही तकलीफ है। हमारे फॉर्मल हिस्ट्री राइटिंग हुई नहीं, लाइक यूरोप। यूरोप में फॉर्मल हिस्ट्री राइटिंग हुई थी, हमारे यहाँ फॉर्मल हिस्ट्री राइटिंग शुरुआत ही अंग्रेजों ने की। तो उसी तरह से करेंगे अपने फेवर में लाके।
नहीं तो आज हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न ना पढ़ते होते। ये देन अंग्रेजों की। हिस्ट्री को डिवाइड ब्रिटिशर्स करके गए, हमने नहीं किया। बोल देखो भाई, ये जो एंशिएंट टाइम वो हिंदूज का है, ग्लोरियस टाइम। मिडाइवल मुस्लिमों का और मॉडर्न हमारा है। उसने दिखाया कि कैसे एंशिएंट में हम गलत 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 प्रथाएं फॉलो करते थे। वो नहीं बता रहे कि हम खुद यूरोप में सेम फॉलो करते थे। नो नो, दैट्स नॉट ट्रू। खाली इंडियन करते थे। दे आर सेइंग कि फॉरेन इन्वर्जन्स हुए मॉडर्न मिडाइवल में। ओ माय गॉड, दे आर टू बैड। ये नहीं बता रहे कि मॉडर्न में खुद ही हमने अटैक किया हुआ है। हाँ, दे आर सेइंग कि मॉडर्न लाइक वी मॉडर्नाइज देम। हमने देखो हिस्ट्री को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, समझ रहे? दे आर सेइंग कि ये जो इंडियंस हैं, हिंदूज, दे वर परसिक्यूटेड बाय मुस्लिम्स। ये मुगल्स उनको परसिक्यूट कर रहे हैं और हम मॉडर्निटी लेके हमने बचा लिया हिंदूज को। 80% पॉपुलेशन के साथ, सॉरी उस समय 84% का डायरेक्ट सपोर्ट मिल गया कि हमें मुस्लिमों से बचाया। मुस्लिम लोग बोल देंगे मेजॉरिटी है, ये तुम्हें खा जाएंगे, हमने तुम्हें नहीं बचाया। इसीलिए तब जाके वो हमारे यहाँ रूल कर पाए। डिवाइड एंड रूल, मिडाइवल एंशिएंट, ये रीजन है हिस्ट्री के डिवीजन के पीछे। बाकी कोई भी इंडियन हिस्टोरियंस कभी हिस्ट्री डिवीजन कर ही नहीं रहा। जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, वी नेवर डिवाइड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ऑल टुगेदर सेम। किसने डिवाइड किया? ब्रिटिशर्स ने बोला डिवाइड करके पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। हमें डिवाइड में ज्यादा मजा आता ही है। लेकिन तुम बता दो यार डिफरेंट, अरे सर कल से हम सब अलग है। स्टेट, रेस, कास्ट, रिलीजन, हर चीज पे डिवाइड, बड़ी मजा आती है डिवीजन में। ठीक है, आगे चलें। एंशिएंट और मिडाइवल से इसके की टर्म्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सिंगल टर्म होते हैं, किसको क्या कहा गया, यूपीएससी का फेवरेट है। पता नहीं इसको क्या मजा आता है, हर साल उठा के पूछ लेते हैं कुछ भी। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टर्मिनोलॉजी है, ये सब पर है पूरा पुर अबूवरी। ठीक, पुर अबूवरी। पुर मतलब गांव, पुर अबूवरी तिनाइक्कलम। पुर अबूवरी तिनाइक्कलम, ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है? रेवेन्यू सेटलमेंट। कैसे टैक्सेस वसूल करना है, कौन टैक्स वसूल करेगा, कितना टैक्स वसूल किया जाएगा। वो एक ही है मैम, पूरा नाम है, वो पूरा नाम लिखा गया है ये पूरा है, एक ही, हाँ बीच में डैश है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे प्रीलिम्स में दे देगा ये टर्म, बोलेगा ये टर्म चोला एम्पायर में किससे एसोसिएटेड था, मिलिट्री से, रेवेन्यू से, या फिर भी दो एग्जांपल और दे देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मदन जी नींद आ रही है क्या? थोड़ा सही से बताओ, इतना लो फील के लाइक गई 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 बज गई। इस क्लास में और कौन आज सो रहा है? मैंने सोती तो मेरे पास ऑप्शन था, यू नो वेरी वेरी। आप लोग का आंसर ऑप्शन है दोनों का, थोड़ा इनकी हेल्प कर देना आंसर ऑप्शन वाले। चलें आगे। इसको ना, हाँ बर्निंग वाले को क्या करना, लिखना है वो भी। इनाम, इसका मेरा थोड़ी तो। चल आगे देखो, जो यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट्स, जमीन को मापने का जो भी यूनिट है, वो यूनिट कौन कौन से हैं? कुली, मा, वैली, पटी, पडगम, ये सब, हाँ ये सब यूनिट हैं जो कि लैंड मेजरमेंट के थे। आप में से जो भी नॉर्थ इंडिया का होगा उसे एक नाम पता होगा, पट्टा पड़ना। पट्टा, हम कहते हैं पट्टा। जल्दी जाओ ना तो मामा या चाचा छीन लेंगे। वहां ज्यादा प्रॉब्लम चाचा मामा की भी थी, अभी जमीन तो मामा खा जाते हैं। मामा अच्छे होते हैं, चाचा खा जाते हैं। मामा लास्ट मोमेंट तक साथ देते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मामा अच्छे होते हैं, नहीं होते? तेरे घर पे कोई अच्छा नहीं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फैमिली सुधारो, आप लोग फैमिली सुधारो। हाँ, ऐसा होता है। ओह, हाँ मामी अच्छी नहीं होती। हाँ, इसका तो रिकॉर्ड भी भेजो, ऑन कैमरा है। तेरी वॉइस आज रिकॉर्डेड, आई विल सेंड टू योर मम्मी नाउ।
ये, अरे रुक जाओ, हाँ सुनो सुनो, बाद में तुम्हारे मामा काका का हम लेक्चर के बाद बहुत टाइम निकालेंगे, सबके मामा काका की डिस्कस करेंगे, किसके मामा अच्छे हैं किसके मामा खराब है, कितने अच्छे कितने खराब है, दैट्स माय टास्क। लेक्चर खत्म होते हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। वो जो लैंड मेजर उसको पट्टा कहा जाता है, नॉट नेम। पट्टा एक्चुअली इसको मॉडर्न फॉर्म में नहीं माना जाता है, बहुत पुराना टर्म है, ये मुगल्स ने स्टार्ट किया था पट्टा पन्ना, वो आज भी कंटिन्यू है। इसी तरह साउथ इंडिया में जब लैंड को मेजर किया जाता है तो उसके ये सारे यूनिट्स, जैसे हम आज मीटर में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करते, उस समय कुली, माँ, वैली, पट्टी, पदगम में मेजर किया जाता था। इसमें से कोई भी टर्म आपको यूपीएससी में दे देगा और सिंपली पूछेगा ये क्या है। दी लैंड मेजरमेंट यूनिट ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी, वो 2020 की यूपीएससी प्रीलिम्स में ये टर्म एसोसिएटेड है खिलजी डायनेस्टी के लैंड मेजरमेंट। ओके, आगे चले। ये क्वेश्चन क्या है कि लैंड के टैक्सेस कितने होते हैं। देखिए ज्यादातर एम्पायर्स में टैक्सेस क्या है, फिक्स, कि आपको जितना भी प्रोड्यूस मिला उसका 1/6 आप मुझे। बट चोला एम्पायर वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि चोला एम्पायर के टैक्सेस का सिस्टम अलग है। वहां आपको टैक्स देना है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस, कितना आपने उत्पन्न किया। अगर किसी साल बाई चांस आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, मान लो बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उस प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपको टैक्सेस नहीं देना। हाँ, बट जब ज्यादा हुआ तो यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। फ्लेक्सिबल टैक्सेशन सिस्टम, जैसे आज इंडिया में आज में 1/6 है, दैट्स ट्रू, बट किसका? तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूस। ज्यादा है तो 1/6 दो, नहीं है तो मत दो। इट मीन पूरा टैक्सेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल, दैट कैन बी चेंज। बाकी अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में या फिर मुगल टाइम पे, आपको 1/3 देना है, मीन्स देना है, दैट डजंट मैटर कैसे भी दे। 1/3 इज वेरी बिग अमाउंट सर, 33%। आज भी गवर्नमेंट उतना ही ले रही है। इनकम टैक्स देख लो ना, सर चार्जेस एंड टैक्सेस को मिला के, दैट इज मोर देन 30%। आधी कमाई तो सरकार खा जाती है। ऐसे लोग टैक्स चोरी कर जाते हैं और नहीं मिलता। बिजनेस मैन होता है, लाइक गिव्स गवर्नमेंट मोर, देते हैं क्या उल्लू बनाते, कुछ नहीं, सब टैक्स चोरी कर देंगे। इनका कंपनी का अकाउंट चेक करो, देखो तो 1 रुपया टैक्स नहीं लिया, प्रॉफिट कमाया 60 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए, टैक्स कुछ नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड है, सब पकड़े जाएंगे। चलो ध्यान दो, कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती थी। कस्टम ड्यूटी मतलब एक सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में कस्टम्स पे करने पड़ते हैं, वो भी हमें पे करना है। ठीक है, क्या आगे चले। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोस्ट आईएमपी इन चोला, दिस इज मोस्ट। जितना अभी तक रट्टा मारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रट्टा मारने के लिए। और भाई रट्टा मारा ऐसा मतलब नहीं से हमको सब आता है। अग्रहारा विलेज और ऊर विलेज। ऊर क्या था? ये टाइप ऑफ विलेज है जिसमें सभी कास्ट के लोग इन्वॉल्व है। ओके, इस विलेज के ऊर जो असेंबली है इसमें सभी कास्ट के लोग इन्वॉल्व है, ये नॉर्मल विलेज को रूल करती है। बट जब हम अग्रहारा की बात कर रहे हैं, ये विलेज कौन सा है जहां पे सिर्फ ब्राह्मण। ओके, और ये एक्चुअली ब्राह्मण रहते नहीं थे, ब्राह्मण को दान मिलती थी जमीन, वो वहां पे लोगों को मजूरी करवा रहे हैं। इंडिया में किसी ने, मैडम आप ब्राह्मण हो नहीं हो ना, क्योंकि पहले दिन फिर ब्राह्मण मुझसे ऑफेंड हो जाते है कि नहीं। हाँ दोबारा अभी चले जाते हैं, बाकी ब्राह्मण से सच में लूटा है, मानो है ना मानो, इतना अमीर है लोग, पहले से लैंड है। जो हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा, क्यों पता है? इस जमीन पे कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता। अग्रहारा विलेज से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था बाई दी गवर्नमेंट। इतना ज्यादा लैंड ग्रांट दे रहे हैं, उसमें से कोई टैक्स मिल नहीं रहा है, ऑब्वियसली इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी।
चोला एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वाज दिस काइंड ऑफ अग्रहारा विलेज। बट वो क्या करते हैं, किंग अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ब्राह्मण को खुश करते होते हैं कि डियर ब्राह्मण खुश हो जाओ, लो इतना लैंड ले लो। जैसे देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये आज के करंट अफेयर से लिंक हो रहा है। आजकल ये बहुत न्यूज में है, फ्रीबीज है ना, हर रोज द हिंदू में रोज आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। परसों एक आर्टिकल था नया, बड़ा अच्छा था, अच्छा खासा डिबेट था, द डिबेट बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर। ये जो फ्री बीज का आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये हमने आज नहीं लाया, ये चोला एम्पायर से। अग्रहारा, जो किंग जितना ज्यादा फ्री बी देगा, ये उतना ज्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा, उतना अच्छे से रूल कर पाएगा। बट जैसे आज गवर्नमेंट के ऊपर है, जहां केजरीवाल जाते हैं बोलते हैं ये फ्री ये फ्री ये फ्री, उसके बाद स्टेट की इकोनॉमी का कोई ध्यान नहीं, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वही इनके साथ हुआ, जैसे फ्री बी देना चालू किया, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखा, चोला एम्पायर डिक्लाइन कर गया। क्योंकि ये बहुत प्रॉस्परस था, अच्छे खासे पोजीशन पे था, दे आर टू रिच। अरे ये सर इंपीरियल पावर थे, देश के बाहर दे वर रूलिंग, स्टिल दे डिक्लाइन। उसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट लिखा। ओके, क्या आगे चलें। जो अग्रहारा विलेज है, इसमें जितने भी अडल्ट ब्राह्मणों मिलते थे, सारे गांव के ब्राह्मण्स में जो सीनियर सिटीजन वो एक साथ बैठते थे और उससे नाम दिया गया महासभा। और ये महासभा गवर्न करती है अग्रहारा टाइप ऑफ विलेज को। ठीक है, क्या इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन बना कि दे वर एल्डर्स फ्रॉम ऑल दी कैटेगरी इन महासभा। क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट किया गया, आपको सही लगेगा। क्या पूछा गया कि चोला एम्पायर was the best example for local administration, but look at it, and Mahasabha was governed by autonomous people from all the categories. अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो थोड़ा थोड़ा सही लगता है, हाँ हाँ ये बात तो सही, ऐसा हो सकता है, बट उसी चीज को इन रियलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देखा जाए तो दैट इज नॉट द केस। महासभा में ओनली ब्राह्मण अलाउड थी, क्योंकि ब्राह्मण को रूल करने वाले सभा। ओके, ये खास ध्यान रखिएगा। और ये विलेजेस बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, मतलब ये डिसीजन खुद ले सकते हैं, जजमेंट खुद पास कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसका यूज भी कर सकते हैं। वो इनके सिवाय किसी में भी आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि विलेज को इतनी ऑटोनॉमी। हाँ जी, हमने अभी तक क्या देखा है कि किंग एक ऑफिसर रखता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो ऑफिसर ले जाकर सीधे किंग को देगा, फिर किंग डिसाइड करेगा वेलफेयर कैसा होना चाहिए। बट इन चोला एम्पायर आपके विलेजेस को ऑटोनॉमी कि आप टैक्सेस वसूल करो, उसको अपने अकॉर्डिंग खर्च करो। जैसे कि आज हमने विलेज पंचायत को देके रखा है, राइट नाउ पंचायत हैव दैट अथॉरिटी। ओके, क्या आगे बढ़े। हाँ बेटा, उनको उतनी ऑटोनॉमी नहीं, अग्रहारा हैड लॉट ऑफ ऑटोनॉमी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट है खाली सोर्स ऑफ हिस्ट्री जिसकी हमने बात की थी, वो ये उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन। ये किसने किया था, प्रांत का चोला ने गिफ्ट किया था, जिसमें सारे इलेक्शंस की बात हो रही है। मैं कैसे बोल रहा हूँ दे आर ऑटोनॉमस। इफ आई एम सेइंग कि विलेज ऑटोनॉमस थे, मतलब विलेज स्वतंत्र थे, क्या मैंने देखा? मैं बुढ़ा दिखता हूँ, ट्रस्ट में इतना नहीं, आई कांट एक्सेप्ट। ये 1500 साल हो गया। मैं 50-60 तक तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, अगर कोई 50-60 बोले तो मैनेज, कोई प्रॉब्लम, जब 50 तो चल जाएगा, और ये बहुत हो गया। मैंने नहीं देखा है, तो विशाल भाई ने देखा है, आपने देखा? वो देखा, किसने देखा? इसने देखा। उत्तरामेरू जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, इस अभिलेख में इस असेंबली के इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। ये ऐसी महासभा होती थी जिसमें इलेक्शंस थे, इस प्रकार की पूरी प्रोसीजर वो यहाँ लिखी हुई है। यस, आता हूँ रिलीजन में, कॉन्फ्लिक्टेड रिलीजन से दोनों लड़ रहे थे, बिल्कुल। ये क्लियर है पूरा? ये आपका आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। अमी
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बेटा एक बार रिपीट करो। किंग्स थे या किंग था? ओके, हाँ, ओके, मंडलम कौन गवर्न कर रहा था? ओके, देन नाडू एंड वडनाडु गवर्न बाय अक्षय, बिना देखे बोलना, समारोह कब सुधरेगा? नट्टा, नट्टा किसको गवर्न करते थे? तो नगर नट्टा कौन? Okay. Sanya, what you understood? Beginning. वलनाडु, गुड। उसको हैंडल कौन करता है? पेरी नट्टा। उसके नीचे अग्रहा, देयर टाइप ऑफ विलेज। क्लियर है? ये था चोला एडमिनिस्ट्रेशन इन टोटल। नाउ विल शिफ्ट टू चोला सोसाइटी। लिखना है इतना आप लोगों को पुराना कि लिख लिया है? सबने कॉपी कर लिया? सोसाइटी, चोला सोसाइटी। देखो अभी तक हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन और ऑल दैट देखा, बड़ी बड़ी बातें की, बट इन प्रैक्टिकलिटी चोला सोसाइटी वाज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। चोला सोसाइटी में मैक्सिमम सती प्रथा, प्रॉपर लोग सती किए जाते थे, ठीक है। देन सती के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह बैन था। कास्ट सिस्टम वाज एट इट्स पीक। कास्ट दो ही थी, मैंने पहले भी आप लोग को जब कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम पढ़ाया तो अभी कहा था साउथ इंडियन कास्ट सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन कास्ट सिस्टम। हमने जब कास्ट और वर्णा पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया के वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। साउथ इंडिया इज वेरी डिफरेंट, वहां ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स ऐसे डिविजन। साउथ इंडिया में इसलिए इतना ज्यादा कास्ट का ऑपरेशन नहीं दिखना जितना नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहां ब्राह्मण ने सबको ऑपरेस किया, किसी को नहीं छोड़ा। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने मिलकर खाली शूद्र का ऑपरेशन किया हुआ। समझ पा रहे मेरी बात? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा दबा कुचला शूद्र कैटेगरी, साउथ इंडिया इज लिटिल डिफरेंट। वहां सोसाइटी दो प्रॉपर कैटेगरीज में डिवाइडेड, राइट? थोड़ा लिखेंगे। The Chola society, the Chola society was widely divided into caste and varna. There mainly two divisions, Idyangai and Vadyangai. Idyangai and Vadyangai. Idyangai and Vadyangai were the two divisions. The Saivite and Vaishnavite, मतलब शिव धर्म को शिव को मानने वाले या विष्णु जी को मानने वाले, दे आर सीरियस क्लास, मतलब वो प्रॉपर युद्ध करते थे एक दूसरों से। मैंने कहा था यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। अमॉन्ग हिंदूज ओनली दे आर फाइटिंग। हिंदुइज्म आज तक चल रहा है, उसके पीछे बहुत मेजर रीजन है, बाकी चल नहीं पाता। ये एक ऐसा रिलीजन जिसने पॉइंट टाइम टू टाइम अपने आप को हमेशा चेंज किया है। फिर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ आप लोगों को। इस्लाम आया, इस्लाम में कन्वर्जन करवाए गए, जो हिंदूज थे उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया, राइट। क्रिश्चियंस आए, दे कन्वर्टेड। व्हाई हिंदूज डिडंट? हिंदू
कभी कन्वर्जन क्यों नहीं करवाते? वो तो ठीक है, वर्ण व्यवस्था नॉलेज, बट इन जनरल व्हाई हिंदू डोंट कन्वर्ट? वो तो हम हिंदू, हमें अपना कल्चर अच्छा लगता है, सबका सही है सर। यस सर। वही तो बोला, क्यों अलाउ नहीं करते? क्या हम रियली हिंदुइज्म को एक रिलीजन बुला सकते हैं? कैन वी से हिंदू अ रिलीजन? व्हाट द डिस्प्यूट है whether हिंदुइज्म अ रिलीजन और वे ऑफ लाइफ? क्योंकि अगर हिंदुइज्म रिलीजन है तो व्हाट वी फॉलो, मोनोथिज्म या पॉलीथिज्म? हम एक ईश्वर को मान रहे हैं, एकेश्वरवाद को मान रहे हैं, या बहु ईश्वरवाद में हम हैं? हिंदू में तो दोनों। एक साइड योग क्या कह रहा है? एक ईश्वरवाद, बाकी सब कह रहे हैं बहु ईश्वरवाद। क्या हम मेल डाइटी में बिलीव करते हैं या फीमेल डाइटी में बिलीव करते हैं? दोनों में करते हैं। क्या हम गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो सांख्य फिलोसॉफी हिंदू में ही है। हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पढ़ लिया, भारत के दर्शन शास्त्र। भारत के दर्शन शास्त्र में हमने सांख्य फिलोसॉफी देखी है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, वो भी हिंदू है, वो तो हिंदू ऋषि थे। Hinduism is very diverse. You cannot call it a religion. अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना, चोला एम्पायर देखना। चोल किंगडम में जब कोई और लड़ने को नहीं मिला तो शैवाइट वैष्णवाइट से लड़ता। देयर आर सीरियस क्लासेस। जैसे जब कोई ऐसा कहता है कि अगर मुस्लिम्स ना आए होते तो इंडिया में शांति होती, तो देश मुस्लिम ना आए होते तो आपस में लड़ते। क्यों लड़ते? क्रिश्चियंस को किसी ने ऑप्रेस किया? क्रिश्चियन को किसी ने कन्वर्ट करवाया? नहीं। क्या क्रिश्चियन में डिवीजन नहीं? कैथलिक प्रोटेस्टेंट लड़ रहे, जितना उन्होंने लड़ा उतना हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहे। प्रॉपर वॉर्स हुए हैं सर, प्रॉपर वॉर हुए हैं कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच। सर हुए नहीं हुए? कौन सा सबसे फेमस वॉर है? रोमन एंड वेस्टर्न यूरोप में। ये देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्रीज जो बने हैं वो प्रोटेस्टेंट के नाम पे बने। इस्लाम में, इस्लाम को किसी ने कन्वर्ट नहीं कराया। शिया सुन्नी ज्यादा कौन लड़ता है भाई? प्रॉपर आतंकवादी हमले करवाते हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर। ईरान में सऊदी करवाता है, सऊदी ईरान करवाता है, तो एक दूसरे के सामने प्रॉपर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, दे आर रेडी टू डील विथ इंडिया बट नॉट विथ ईरान। अगर किसी और से नहीं लोगे आपस में लड़ेंगे। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। किसी के आने से युद्ध नहीं होता। और इसीलिए चोला एम्पायर में देखो आप, तो शैवाइट वैष्णवाइट खूब लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे हैं। दोनों हिंदू हैं फिर भी। इसका फैन कम कर दो, फैन बंद कर दो, ठीक है? ये चोला की सोसाइटी, इसलिए उसका सोसाइटी बहुत अलग था। ऑब्वियसली सभी पता थी। बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये, हिंदू इज नॉट अ यूनिफॉर्म थॉट। आपको कन्वर्ट कराना है, क्या बोल के करवाओगे? इस्लाम क्या बोल रहा है कि तुम लोग बहु ईश्वरवादी हो, हम एक ईश्वरवादी हो, आ जाओ। आप लोग कास्ट के बेस पे डिवाइड हो, तो हम सभी, जिसमें कहते हैं बिद्दत। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिद्दत इन इस्लाम? मिल्लत एंड बिद्दत। मिल्लत बता दो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्लत इन इस्लाम क्या पता है? वो कहाँ गया? एक और था ना, चलो उसने छोड़ दिया। ये इस्लाम, मस्जिद जाते गले मिलते इसको क्या बोलते हैं? मस्जिद जाके गले मिलते इसको क्या कहते हैं? यार मस्जिद जाके ईद में गले तो मिलते हो ना, क्यों? क्या पता है तुमसे ज्यादा इस्लाम तो मैंने पढ़ लिया ना, तुम्हारे बस का नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। क्रिश्चियनिटी डिस्कस करें सर थोड़ा? क्या यार तुम,
अरे सर, पॉलिटिक्स हिंदू ने भी कॉपी किया है। रोमन किंग सबसे पहले पॉलिटिक्स फॉलो करते थे, इजिप्शियन किंग्स। ज्यूज गॉड सब पॉलिटिक्स वाले। मूर्ति पूजा हमने नहीं शुरू की, फर्स्ट भी मूर्ति पूजा वो करते थे, हमने वहां से कॉपी मार ली। ग्रीक किंग्स ऑब्वियसली। इसने आपसे, हम बिल्कुल बता रहे हैं, हमने तो ना, क्योंकि अब ग्रीक एग्जिस्ट नहीं करता रिलीजन, इसको बेबीलोनियन रिलीजन कहते हैं ना, इट डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, खत्म हो चुका, इसलिए हमें सर्वाइव कर रहे हैं। ध्यान सुने जो बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वही सब काम आने में, पूरा मिडाइवल इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप है। हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट से पढ़ो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली दैट इज सोशल डिवीजन। वही बोला, आज हम इतनी बड़ी बड़ी मॉडर्न दुनिया में बात करते हैं, हम हमारे हिस्ट्री में सब कर चुके हैं। तो आज अब लेफ्ट विंग राइट विंग खेलते हो, प्रो गवर्नमेंट रूल, प्रो फ्रीडम, ये सब। देखो, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, इट विल बी इजी। थियरी पढ़ने गए इतना बोर हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, हमें लगा छोड़ो यार, 2 घंटे नहीं निकल पाए। जब इस्लाम दुनिया में फैल रहा था, क्यों फैला, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूँ। आगे अपने इसी चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा गजनवीद एम्पायर, हम घोरी एम्पायर को पढ़ेंगे, तो हमें उसी का बेस अब क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस्लाम राइज हुआ सऊदी अरेबिया से, ठीक है। वर्ल्ड मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर मेरे पास मैप मैंने रखा होगा तो, क्योंकि मैं आलसी आदमी रखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो मैं इतना आलसी आदमी, मुझे पीपीटी वीपीटी या गेट इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ से इस्लाम निकल रहा है, यही गजनवीद या घोरी कौम देखें, उनका भी एक्सपांशन ऐसे ही है। व्हाट ऑप्शंस दे हैव, ये पूरा ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया है, ठीक है। ट्राइबल्स के पास कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं होता, कोई प्रॉपर धर्म ट्राइबल्स के पास नहीं होता है, इसलिए बड़ा इजी था इस्लाम के लिए यहाँ धर्म प्रचार करना। ने प्रचार कर दिया, एंड दे कनकर। अब उन्हें आगे जाना है, एक्सपांड करना है, बट प्रॉब्लम कहाँ थी, यहाँ ऑलरेडी बहुत पावरफुल रोमन किंगडम बैठा था, जैसे बहुत पावरफुल रोमन किंगडम, और यहाँ हिंदू वेरी पावरफुल, जाए तो जाए कैसे। फिर उन्होंने हमारी कमजोरी पे हथौड़ा मारा। हमारी कमजोरी ये थी कि 2-3% ऑफ ब्राह्मण्स वर ऑप्रेसिंग मोर देन 95% ऑफ द पॉपुलेशन। प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा था। तो इस्लाम ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, बोला हम फॉलो करते हैं मिल्लत का कॉन्सेप्ट। वी आर सेइंग ऑल और एवरीवन इज इक्वल, हम सब समान हैं, नॉट लाइक हिंदुइज्म जो कहता है कि वी आर नॉट सेम। इस्लाम इज सेइंग वी ऑल आर इक्वल। इसीलिए मस्जिद में गले मिला जाता है कि हम सब एक ही लेवल पे हैं। ईद में गले मिलते हैं ना, वो इसलिए वो दिखा रहे हैं कि वी ऑल आर एट द सेम लेवल, जो हिंदुइज्म में लैक कर रहा है। जहां तक हिंदुइज्म बोला था कि यू डोंट हैव पावर और राइट्स टू एंटर टेम्पल, मंदिर में आने की हिम्मत नहीं करनी, वही उसमें इस्लाम क्या बोल रहा है, गले मिल। हर रिलीजन के एक्सपांशन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो जो भी ऑप्रेस्ड क्लास थी इंडिया में, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दे गॉट देयर वॉइस इन इस्लाम, डायरेक्ट कन्वर्जन। सिमिलरली रोमन एम्पायर में रोमन चर्च प्रॉपर ऑपरेशन करते, वो प्रेस्ट ही रूल करते, तो दोज प्रेस्ट से ऑप्रेस पीपल को यहाँ पे एक ऑप्शन मिला, और इनसे भी ज्यादा बेनिफिट हुआ इन्हें जब दे मूव्ड नॉर्थवर्ड और टर्की पहुंचे, क्योंकि टर्की में बहुत वॉरियर ट्राइब्स, ऐसी जनजातियां जो कि युद्ध लड़ने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड सिचुएशन में रहते हैं सर, पहाड़ों में है, बारिश ठंडी गर्मी सब सहन किया, जो वो एक तो डेजर्ट एरिया, जो मिला वो खा लिया, जो नहीं मिला तो नहीं खाया। हमारे सैनिक क्या थे, दिन में 4 बार ठूसते, मोटे हो गए तो कुछ नहीं कर सकते, वहां वो बहुत हार्ड सिचुएशन में रहे। इसलिए जब इनके क्लासेस हुए, इसलिए जब घोरी इंटर करेगा इंडिया में तो बहुत बुरी तरह हारेंगे।
क्योंकि उनके पास वॉरियर ट्राइब है, वॉरियर क्लास है, युद्ध करने वाली क्लास है, जंगली, प्रॉपर जंगल, इसलिए एक्सपांड कर गया सर। हमने गलती यही कर दी जब हिंदुइज्म समझ नहीं पाया और इस्लाम ने हिंदुइज्म के गलत जगह चोट कर दी कि तुम यहाँ गलत, यहाँ हम चोट कर, एंड सिंपली उन लोगों को वॉइस मिली जिसको कभी नहीं मिल रही, राइट। हमेशा पावर काम नहीं करती, ऐसा नहीं कि वो लोग आए तलवार रखे बोले कन्वर्ट हो जाओ, सब कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आगे इसके बारे में और देखेंगे खुद भाई, जैसे चैप्टर आएगा तो हम धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। मुझे वहां पे वो आपको क्लियर करना थोड़ा वाला, इसलिए ये डिस्कशन स्टार्ट किया। ओके, जैसे गजनवाट आएगा हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से है, कैसे इस्लाम का ओरिजिन हुआ, आगे कैसे बढ़े, इंडिया में कैसे आए, क्लासेस कैसे स्टार्ट हुआ, डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है, एक डांस है इंडिया में आज बहुत फेमस है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का एक और नाम है, कोई मुझे बता सकते हैं? यूपीएससी में जब पूछा था ना भरतनाट्यम, यस, दासी एक्टम, व्हाई that was performed by Devdasis in temple. Okay, Devdasis कौन? Gift to priest, gift to priest। जैसे मैंने अपने घर पे हवन कराया, मेरे पास पंडित को पे करने के लिए कुछ नहीं है, आई विल पे माई डॉटर, डॉटर जाएगी, उसे गिफ्ट किया जाता है टू बी गॉड, कि भगवान को गिफ्ट किया है। बट एज वी ऑल नो माइथोलॉजी इन हिस्ट्री इज डिफरेंट, भगवान को गॉड किसको मिलता है गिफ्ट, वो गिफ्ट मिलता था प्रिस्ट। देन प्रिस्ट फिजिकली सभी ने, ऑब्वियसली सभी प्रिस्ट, सम ऑफ देम मिसयूज, फिजिकली एंड मेंटली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था प्रॉपर्ली। जो गॉड की पूजा में डांस होता था, धीरे धीरे उसे वहां से उठा के कोर्ट में ले गया गया, किंग्स के कोर्ट में। जो डांसेस पहले खाली कुछ ओकेजन्स पे मंदिर में होते थे, धीरे धीरे किंग को इंटरटेन करने के लिए या अपर क्लास को इंटरटेन करने के लिए वो दासियों को, दासिस नॉट दासी, देवदासियों का यूज किया गया। Sometimes they were forced in the business of prostitution. देवदासी इतनी हार्श है, जस्ट इमेजिन, इतना हार्श है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 23, 24 में लिखा गया कि एनी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमारे यहाँ देवदासी, और ये इसकी बिगिनिंग के ट्रेसेस चोला एम्पायर। चोला एम्पायर इज द टाइम जहां से इसकी बिगिनिंग हम आप नोट करते, यहीं से दासी प्रथा या देवदासी प्रथा की शुरुआत हुई। ओके, ये था पूरा चोला सोसाइटी। Absolutely, that was marriage to God. This is gift to God. नहीं, इंडिया में स्लेवरी, वो कभी इंडिया में उस टाइप ऑफ स्लेवरी है ही नहीं, नेवर। इंडिया की स्लेवरी इज नेवर लाइक यूरोपियन स्लेवरी कि आपको दे दिया आप हमेशा से रखना। हमने स्लेवरी कहाँ करवाई है? एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ यूरोपियन कॉन्सेप्ट या अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी नहीं है, ठीक है। ये किसने लिखा है अपने अकाउंट में? मैगथनीश। ये क्लियरली मेंशन कि इंडिया में स्लेवरी की कोई भी ट्रेसेस नहीं है, राइट। हाँ जी, देव विवाह, हाँ, गॉड के साथ कराते, नॉट विद प्रीस्ट, गिफ्टिंग टू द प्रीस्ट और मैरिज टू ए गॉड। वहां पढ़ना मैरिज, हाँ देखो, अच्छा ओके नहीं, थियोरिटिकली दे वर मैरिंग टू गॉड, कि कृष्ण के साथ मैरिज करवा रहे, इज दैट पॉसिबल? मूर्ति के साथ शादी, तो प्रैक्टिकली दे मैरिज टू कृष्ण।
बट इन थियरी, इन माइथोलॉजी वी सेड वी मैरिड टू राइट। ठीक है, क्या आगे बढ़िया जाए। आफ्टर देयर सोसाइटी, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका लिटरेचर। ये आज जो तमिल इतनी इनरिच्ड लैंग्वेज है, संस्कृत इतनी इतना प्रोत्साहित भाषाएं हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है चोल एम्पायर। क्योंकि चोल एम्पायर के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है ऑफ तमिल लैंग्वेज। ओके, क्या एक बार देखें फिर उसे कौन कौन से लिटरली वर्क्स तैयार किए गए। तमिल ज्वेल जिसको कहा जाता है, कम्बन, उन्होंने कम्बन रामायण लिखी। रामायण का ट्रांसलेशन कम्बन रामायण, दैट वाज रिटन बाय कम्बन इन दिस टाइम पीरियड, दैट इज तमिल रामायण। ओके, फिर पेरियापुरम और तिरु, जो मुझे अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती तो माफ करना, नॉट साउथ इंडियन तो उतना सही होता है। पढ़ो बाबू, बताओ, टेल मी साउथ इंडियन। तिरु तोंडारपुरम बाई सैक्युलर, कलादाम बाई कलादिनार। ये सब पोएम्स के एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के पूछ लेगा ये बुक किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछेंगे। देन नलवेनबा was written by Pugalendi. Pugalendi. P-U-G-L-E-N-D-I. सोचो how difficult it is to pronounce South Indian names. उनके लिए सेम डिफिकल्ट होगा आपके इंडियन नेम्स प्रोनाउंस करना, नॉर्थ इंडियन नेम्स। उनके लिए चिंटी इतना ही टफ होगा, उनके लिए दैट इज नॉट इजी फॉर देम। राहुल, पिंकी, पिंटी बोलते के नाम है। हमारे नॉर्थ इंडियन नाम क्या है? पिंकी, मोनू, स्वीटी, पिंकी, कौन सा वाला? ये कलादाम बाई कलादिनार। ओके, इस समय केशव स्वामी ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया संस्कृत में, बाकी वो पढ़ लेना, ठीक है? मुझसे प्रोनाउंसिएशन एरर हो जाएगा। हाँ, मत पढ़ो, गलत ही पढ़ोगे, डोंट वरी, मुझसे खुद भी प्रोनाउंसिएशन एरर होगा। ये एरर होगा प्रोनाउंसिएशन में, खाली एक पढ़ लेना, ठीक है? आई नो, क्या कर सकते हैं, गुजराती चालू कर दूं? हाँ, उसके लिए 10 से 12 में बैठो, अभी आ रही बैच प्योर गुजराती, ऐसा एक्सट्रीम गुजराती आजकल आई मीन टू मूड इन गुजराती मीडियम बैच। बैठे ना गुजराती मीडियम बैच में, आजकल मेरे से गुजराती मीडियम पढ़ लो, यू विल लाइक सर चेंज। मैं बहुत मूड में आजकल गुजराती मीडियम में। लास्ट लेक्चर मैंने प्रॉपर गुजराती में, नो इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि मैंने डिक्शनरी से पढ़ा हुआ है। आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया है ना? जिसने हमने बृहदेश्वर टेम्पल डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, गंगाई चोलपुरम डिस्कस कर लिया है, यहाँ वही लिखा है बृहदेश्वरा, गंगाई चोलपुरम, सेम चीजें वही यहाँ पे डिस्कस की गई। हाँ, नटराज, दैट इज साइवाइट, ठीक है? वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इसलिए वो मैं फिर से वही समय नहीं निकालूंगा। कूल बेटा, बोलो। यहाँ आपका अर्ली मिडिवल खत्म हुआ। मिडिवल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली मिडिवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल्स। अर्ली मिडिवल में हमको ये 4 एम्पायर्स ऐसे थे जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देयर आर मोर एम्पायर्स, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। राजपूत एम्पायर, चौहान, चंदेल, दे आर वेरी गुड वॉरियर्स, एवरीथिंग। इफ यू वांट, इफ यू हैव टाइम, रीड अबाउट दैट। इट्स शॉर्ट तो शॉर्ट, बट वी गॉट डाउन। क्लासरूम में आई कांट एक्सप्लेन एवरी एम्पायर, ये इतने हैं कि आप बोर हो जाओगे, है ना? कोई साला तो मैंने नाम भी नहीं लिया, ये आप लिटरली बोर हो जाते। हम सभी छोटे छोटे एम्पायर्स नहीं पढ़ सकते, जो सिलेबस में हम उसको फोकस करना चाहिए। आफ्टर अर्ली मिडिवल अब इंडिया बदल रहा है, एक्चुअली ग्लोब पूरा बदल रहा है, क्योंकि अब एक पावरफुल रिलीजन इस्लाम राइज, 7th सेंचुरी पास हो चुकी है।
इस्लाम के राइज से दोनों साइड कुछ चेंजेस आएंगे। दिस ईस्टवर्ड साइड इंडिया चाइना में, वेस्टवर्ड साइड यूरोप, और यही इस्लाम धीरे धीरे रूल करेगा इंडिया में फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम सल्तनत टू। और इस्लाम के दो मेजर फ्रैक्चर्स, थोड़ा ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहला फ्रैक्शन था अरबी, अरेबिक पीपल, जो कि सऊदी अरेबिया वाले थे, इस्लामी थे पहले से। बट इनसे इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा था थ्रू गुजरात पोर्ट, बहुत अच्छा ट्रेड था, ये इंडिया से पहले से ट्रेड करते। बट जो सेकंड फैक्शन इस्लाम में राइज हुआ, दे वर टर्क्स। टर्की से, बट ये उतने ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड नहीं थे, ये उतने सिविलाइज्ड भी नहीं थे, क्योंकि दे वर ट्राइबल्स। मैडम अगर आपको मैं जंगल में छोड़ दूं, इमेजिन करो, व्हाट विल यू डू? If you don't find food, then what will you do? If the question is of survival, then you have an animal in front of you, and the situation is, if you don't kill him, they will kill you. Those group of animals will kill you. Then what will you do? This is what tribal people do. ट्राइबल्स को जंगल में रहना है। अगर जंगल में रहना है तो दे हैव टू फाइट, बिकॉज वहां पे एनिमल्स, इट इज द केस ऑफ सर्वाइवल। जंगल का एक ही रूल है, किल टू सर्वाइव। जो पावरफुल है वही जिंदा रहना। अब ऐसे ट्राइब को रिलीजन मिल चुका है, तो रिलीजन का लेना देना है, तो ट्राइबल। नाउ दे गॉट टाइम टू एक्सपांड विथ क्रूअलिटी इनबिल्ट। वो क्रूअलिटी आपको अरब्स में आज भी नहीं मिलेगी। आप अरब मुस्लिम्स को देख लो, दे आर डिफरेंट, एंड दैट मुस्लिम इन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर एरिया, दे आर वेरी डिफरेंट। अरब मुस्लिम्स देखो, दे डैम बिलीव इन क्लीननेस एंड ऑल दैट, कितना एकदम वाइट क्लीन रहते हैं। बट नॉट सेम विद टर्क्स, ये दोनों अलग पर्सन। जैसे ही टर्क के हाथ में रिलीजन लगा, एक तो वो थे ट्राइबल्स, वॉरियर क्लास, जिसको एक ही चीज आता है, आइदर किल और बी किल्ड, डू योर कूल। ऐसे टाइम पे अब उस समय की पॉलिटी को थोड़ा समझो इस मैप से। ये आपका अरब वाला एरिया है, ये टर्क वाला एरिया है, आज का मॉडर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया। यहां पे एक एम्पायर हुआ, गजनवाइड एम्पायर, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। ये एरिया में सेल्जुक एम्पायर हुआ करता था, आज आपका इराक वाला एरिया सेल्जुक। और इसी में छोटी सी जगह एक एकदम माउंटेन वाली रीजन थी एकदम, जिस यहाँ पे घोरी एम्पायर। ओके, यूपीएससी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में, भले मेंस में, बट है। और अगर आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जीपीएससी में क्या प्रॉब्लम, मुझे क्लास 1-2 के बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ाना है फॉरेन इन्वेजन, बट फॉरेनर के बारे में नहीं पढ़ाना। ये बता दो कौन आया, कहां से आया मत बताना, क्यों आया मत बताना। मैं उनको ये पढ़ा रहा हूँ, घोरी आए और दे प्रॉपरली स्लॉटर्ड इंडियन पीपल, पर उनको ये नहीं बता रहा क्यों स्लॉटर किया। यूपीएससी यहाँ हाथ बांध देता है, यूपीएससी फैकल्टी को यही फ्रीडम देता है, वॉट एवर यू कैन टीच टीच दैट, मैं कुछ भी पूछूंगा। तो गजनवाइट यहां है, सेल्जुक यहां,
यहां पे एक रशियन ट्राइब्स है। इन लोगों के पास इन दिस एरिया देयर इज नो गुड सोर्स ऑफ फूड, खाने का प्रॉपर सोर्स नहीं है, डेजर्टिफाइड एरिया। प्लस बाकी लिविंग के लिए पैसे या टैक्सेस ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज दे डोंट डू ट्रेड्स। यहाँ पे ट्रेड्स नहीं हो रहे, ट्राइबल्स कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना वो एग्रीकल्चर से टैक्स वसूल कर रहे हैं। इनके पास इकोनॉमी का कोई सोर्स नहीं। बट इफ यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर यू नीड इकोनॉमी। So they now came in search for some area जहां से अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, प्लस they wanted to convert everyone in their way to Islam। इसके सोसाइटी की भी कुछ रीजन थे कि रिलीजियस पर्पस भी था और इकोनॉमिकल पर्पस भी था। लेट मी टेल यू वन, इंडिया के सिवाय कौन सी कंट्री ऐसी जिसमें मेजोरिटी में हिंदू हैं? नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? I'm saying India। कहीं भी हमारे और नेपाल के बीच लास्ट ईयर 2020 में बड़े डिस्प्यूट्स हुए, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए बाउंड्री क्लासेस को लेकर, सब अपने आप रिजॉल्व हो गए, कहीं आर्मी नहीं भेजनी पड़ी। रिलीजन प्लेज क्रूशियल मैटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आज पाकिस्तान इतना गया गुजरा देश है, स्टिल जी रहा है बिकॉज ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये बाकी सारे इस्लामिक कंट्रियां सपोर्ट करती हैं। इसलिए जब इस्लाम राइज कर रहा था तो उसने अपने साथ एक और प्लानिंग स्टार्ट की कि जहां जा रहे हो कन्वर्ट कर दो। इससे दो तीन फायदा होगा इन फ्यूचर। मान लो किंग्स बदल भी गए या किसी और ने कब्जा कर भी लिया, फिर भी रिलीजन सेम रहेगा तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव जुड़े रहेंगे, ट्रेड जुड़ा रहेगा, कमाई चालू होगी। और अगर आप रिलीजियसली एक हो तो ऑटोमेटिक यू टर्न इनटू अ एम्पायर, अपने आप एक देश में आप बदल जाएंगे। इंडिया आज इतना यूनाइटेड है, उसके पीछे बहुत मेजर रोल रिलीजन प्ले कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे मूव करते गए, अब इनके पास ऑप्शन एक तो यहाँ मूव करना था, एक यहाँ मूव करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अरब्स पावरफुल बैठे हैं, वहां नहीं आने देंगे। ये डायरेक्शन आपको क्लियर है? यहाँ सेल्जुक एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल, जैसे आके दिखाओ। और हम इंडिया वी आर डिवाइडेड नाउ, वी वर डिवाइडेड ऑलवेज। आप याद करो, हमने गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के डिक्लाइन को देख लिया। जब तक गुर्जर प्रतिहार वॉज यूनाइटेड एम्पायर, तब तक फॉरेनर्स ने बहुत ट्राई किया बट दे डिडंट अलाउड टू एंटर। याद करो नाग बटवन बहुत जबरदस्त हराया था गजनवाइट को, ऐसा हरा के भेजा कि वापस आने में डर लगा था, जो प्रॉपर अफ्रेड टू कम करेंगे। बट विथ टाइम वी हैव डिस्कस्ड इन ऑलरेडी लेक्चर्स, गुर्जर प्रतिहार डिक्लाइन एंड दे divided into small kingdoms. That was Rajput kingdom. Solanki, Chauhan, some like there, Chamhans, Chandelas, etc. मतलब इंडिया के इस फ्रंट में अब छोटे छोटे किंगडम्स म्यूचुअली डिवाइडेड, उन्हें म्यूचुअल कॉर्पोरेशन भी मिली। It was easy to penetrate in a vulnerable atmosphere. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि नीचे राष्ट्रकूटास भी अगेन अगेन वॉर कर रहे हैं। इस समय को परफेक्ट टाइम देख के नाउ गजनवाइड एंटर्ड हियर, बट एज आई टोल्ड यू दे आर नॉट वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और फोर्थ साइटेड नहीं थे, आगे का नहीं देख पाते। उनको जब जरूरत पड़ी अपना पैसा कम हो गया खाने के लिए, चलो वॉर करके आते हैं, तो दे सिंपली एंटर इनटू इंडिया, पूरा इनको पेनिट्रेट करते, गुजरात लूटो भागो।
Ghaznavites, they never tried to establish their empire in India. इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की कोई इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करे, इसलिए 17 बार आए हैं, 17 रेड्स हुई हैं इंडिया में, सक्सेसफुल रेड्स दैट टू 17 बार, बट उन्होंने इंडिया में एम्पायर नहीं खड़ा किया, रूल ही नहीं किया, बोला नहीं चाहिए हमको, तुम्हारी कंट्री नहीं चाहिए, तुम रखो, हमको सिर्फ लूट लेना, ठीक है। अब लूटने में प्रॉब्लम क्या है, देखो राजपूत किंग्स दे वर वेरी पावरफुल, नाउ आल्सो राजपूत किंग्स आर वेरी पावरफुल, तो राजपूत किंग के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है, एक्सट्रीमली बिग आर्मी, टर्क्स इतने ज्यादा नंबर में नहीं, तो इतने ज्यादा नहीं हो तो हाउ विल यू फाइट टू राजपूत, प्रॉब्लम है ना। यहां टर्क्स ने इस्लाम का यूज किया, प्रॉफिट मोहम्मद एक चीज देके गए थे, दैट इज जिहाद। सरिया में, होली बुक में लिखा गया है अबाउट जिहाद, इसका यूज अब टर्क करें, कैसे करें ध्यान से, व्हाट इज रूल ऑफ जिहाद, प्रॉफिट क्या होता है जिहाद, इफ आई जॉइन यू एज जिहाद इन द आर्मी, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट, प्रॉफिट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, तुम लोग नहीं पता, यार गरीब लोग यार, बस मैं कभी भी या कोई भी खाली धर्म के विरुद्ध करनी है, उसमें कुछ ना कुछ और रीजन होने चाहिए। जिहाद में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, इफ यू कलेक्ट एनीथिंग बाय किलिंग काफिर, जो धर्म युद्ध है, काफिर को मारा है और तुमने जो भी मिला है, जो बूटी यू गॉट, जो भी लूट हुई है, उसका 4 पार्ट यू कैन हैव टू योरसेल्फ, and only you 1 part you need to give that to, मान लो जितना कमाया उसके 5 डिविजन कर दो, खाली 1 डिवीजन किंग को दो, 4 तुम्हारे। अब ये अजीब बात है, बस सही है कि उस जमाने में लूट के पैसे भी राजा रखता था, लूट के लाए हो लाओ कितना, बट जिहाद इज द ओनली ऑप्शन जिसमें 4 पार्ट आपके, ओनली 1 पार्ट यू नीड टू गिव टू दिस, लॉजिक समझ रहे हो। तो टर्म्स ने सिंपली क्या बोला, टर्म्स बोला डू वन थिंग, ये जो इस साइड है ना इंडस के इस साइड के लोग देवर काफिर, क्यों, क्योंकि मूर्ति पूजा करते, दे वर्शिप पॉलीथीज्म, अल्लाह कह गए भगवान एक, रिलीजन को बचाओ, लेट्स डू जिहाद। जैसे जिहाद का नाम लगा, दे गॉट अ वेरी बिग आर्मी, बिग आर्मी, कि नॉर्मल पीपल इन्वॉल्व हो गए, 2 रीजन, एक रिलीजन दूसरा इकोनॉमिक, भाई 1/4 मिल रहा है क्या, सॉरी 4th पार्ट मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो सडनली 10,000 की जो छोटी सी आर्मी थी टर्न टू 50,000 एंड लैक्स ऑफ पीपल। जिहाद जो मॉडर्न टर्म है, डिफरेंस, ओरिजिनल जिहाद डिफरेंट है, जो जिहाद हम पढ़ते हैं, जिहाद ये टर्म कहता है इन मॉडर्न दुनिया कि जो काफिर हैं, मतलब जो अदर रिलीजन के हैं, जो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, किल देम, टर्न दार उल हक टू दार उल इस्लाम, मूर्ति पूजकों के देश को इस्लाम का देश बनाना है, दैट इज कौन जिहाद का, इस्लाम खत्म हुआ ना, इस्लाम, इसके लिए आपको थोड़ा और इस्लाम समझना पड़ेगा। इस्लाम बिलीव इन यूनिवर्सलाइजेशन, उसका मानना है पूरा पृथ्वी एक, एंड दैट इज, अगर पाकिस्तान के लिए, अब यार कहाँ ले जा रहे, रहने दो, छोड़ो यार, बोर हो जाओगे तुम, और मैं बच ज्यादा फॉर्म में आ जाऊंगा पढ़ाने में,
थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक, चलो थोड़ा जानो थोड़ा। फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना ना, तभी मैं पैदा नहीं हुआ था, बाकी बता देता कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल गलत है। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे। इस्लाम कभी देशों की बाउंड्री नहीं देखता। इस्लाम खुद कहता है देश जैसा कुछ नहीं होता, जो है सब इस्लाम का है। अजान में क्या पढ़ते हैं, जरा एक बार सुनाएंगे आप मुझे? पढ़ते बस इतना ही बोलते पूरे अजान में? ओके, आई विल ट्रांसलेट दैट अरेबियन टर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू। इस्लाम में ये कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ईश्वर है, एक ही सच है, दैट इज अल्लाह। उनके सिवाय कोई नहीं है, जो भी है सब उनके नीचे है। इट मीन इन द अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock सभी हिंदूज को बताया जाता है कौन अल्लाह इज गुड, बाकी तुम्हारे गॉड्स कम। ये मैं वो नहीं कर रहा, डोंट वरी। हम कौन सा नहीं बोलते, हम भी कहते हैं कृष्ण ही कहते हैं कि सब कुछ है इन गीता में। अजान से सबको बड़ी प्रॉब्लम है कि अजान में कहते हो कि सब अल्लाह है, तो कि हमारे भगवान बेवकूफ है। गीता में कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, वो भी तो वही कह रहे हैं कि जो है सब मैं हूँ, ब्रह्मांड में हूँ, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, और कभी और वो टॉपिक कभी टाइम पे आपका आंसर सर। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ पाकिस्तान में। वो बोला हम इस्लाम को बाउंड्री में डिवाइड करेंगे, इस्लाम खुद बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। वो बोलता है कि पूरी दुनिया को कन्वर्ट कर दो, एक ही रिलीजन होना चाहिए, बाकी कुछ होना ही नहीं चाहिए, दैट्स इट। इसलिए इस्लाम खत्म है, कि और कोई है तो इस्लाम खत्म है, क्योंकि उनका मानना है कि एक ही रिलीजन होना चाहिए। टॉलरेंस नहीं है ब्रो, अगर एक मिनट ब्रो, टॉलरेंस हाँ ऑब्वियसली उनका मानना है कि कहीं भी मूर्ति पूजक नहीं होनी चाहिए। नॉट ओनली हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन सबको मारा है। चलो आगे, अभी सुनो इधर, अभी तुमको तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी पैदा हुए। हाँ एब्सोल्युटली रॉन्ग यूज करते, क्योंकि जिहाद ऐसा थोड़ी बताया मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब ने इनर एविल को किल करने की बात की, अंदर के राक्षस को मारने की बात की। हमने बाहर राक्षस पैदा कर लिए पहले, फिर मारा। अब आगे चलें, पढ़ें, चलो ध्यान दो। इसलिए जब ऐसे थॉट लेके गजनवाइट एंटर करना चाहता है इंडिया में, आर्मी नहीं थी, जिहाद का यूज किया, बड़ी आर्मी बनाई, एंटर किया। अब वो आदमी सोचो जिसने क्यों ज्वाइन किया इस सेना को, जीतने के लिए नहीं, जितना ज्यादा लूट लूं उतना फायदा हो, जितना ज्यादा लूट लूं उतना मैंने, क्योंकि फोर्थ मुझे मिलने वाला है, एक ही खाली राजा को देना। उनका प्राइम फोकस होता था लूटो, लूट लिया तो दूसरा पर्पज भी तो सर्व करना है, कन्वर्ट और फिर। और अगर दोनों नहीं चाहिए, मरना भी नहीं है, कन्वर्ट भी नहीं होना है। अब मुझे आप एक बात बताना, कल मैं क्लास में आऊं, कल से आप सभी को हिंदुइज्म स्वीकार करना, कर लोगे? और जान दे देंगे सर, जान दे देंगे सर। चलो मैंने जान ले भी ली, मैंने बोला तुम्हारी जान तो कहीं और है, उसको लूं कैसे? ठीक है समझो। आया मैंने कहा कौन कौन कन्वर्ट नहीं, आप सब बोले हम कन्वर्ट नहीं होंगे, मारा वैसा तो मैं इंस्टीट्यूट में चलाऊंगा किसके नाम, खुद बैठ के कैमरे को देखूंगा, हाय कैमरा, ऐसा यूट्यूब में भी ऑनलाइन जाके सबको मारता है कि आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उसमें कन्वर्ट हो जाए, सब तो नहीं होने वाले, तो मार डालोगे सबको, तो ट्रेड किसके साथ करोगे? समझ पा रहे हो? इसलिए मारा नहीं गया, आए इन्फ्लुएंसिंग पीपल को मार दिया, जो इन्फ्लुएंसर थे, जो वहां की पावर रखते थे, बाकी पब्लिक को प्रोटेक्टरेट का स्टेटस दे दिया। आप हमारे अंदर प्रोटेक्शन है, इस्लाम ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, समझ पा रहे हो? हाँ, बट यू आर प्रोटेक्टेड बाय इस्लाम, नहीं तो आपको मार दिया जाता अभी तक, क्योंकि इस्लाम का रूल नहीं कह रहा कि मूर्ति पूजकों को जिंदा रहने दो, बट मैं रहने दे रहा हूं, तो आई एम योर प्रोटेक्टर, इसके लिए मुझे टैक्स पे करो। एंड हम उन पे लगा दिया जजिया कि भाई यू हैव टू गिव जजिया, ये प्रोटेक्ट करके रखा है मुझे, मेरे भगवान ने बोला मारने के लिए, कभी नहीं मार रहा, गिव जजिया।
वो एक्चुअली इसलिए नहीं मारा था क्योंकि सबको मारेगा तो कमाएगा किससे? हाँ हाँ, इसलिए जब गजनवाइट के इन्वेजन्स हुए इंडिया में, दो चीज प्राइम फोकस थी, एक बहुत ज्यादा क्रूएलिटी और एक एक्सट्रीम लूटपाट। अब आप मुझे एक बात बताओ, 50,000 पीपल जो इकट्ठा हुए हैं, दे नो वन थिंग, अगर इनको मार दिया तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं मार और नहीं मारा तो ये मुझे मार देंगे। मतलब जहां वॉर फील्ड में हर सेकंड सर्वाइवल का, इस सिचुएशन में अगर वो जीत जाता है तो उसके अंदर का जानवर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एक आदमी जिसने महीनों महीनों वॉर किया, अपने आप को जैसे तैसे जिंदा रखा, अब उससे पता है कि जो मेरे साथ लड़ रहे थे, जो मुझे मारने आए थे, वो मर गए, अब उसके अंदर का जानवर, यही रीजन था आफ्टर एवरी वॉर, नॉट हिंदू मुस्लिम और एनीथिंग, आफ्टर एवरी वॉर बहुत हीनियस क्राइम्स होते, क्योंकि सब ह्यूमन उसके रियल मूड में आता था। क्या आपकी बात समझ पा रहे? एंड दे वर ट्राइबल पीपल ऑलरेडी टू मच क्रूर। तो जब ये इंडिया आए और जब दे वॉन, द एट्रोसिटी दे डिड ऑन इंडियंस, दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। टेम्पल्स को तो देखते ही तोड़ा गया, उसके दो रीजन। पहला इकोनॉमी, यू नो टेम्पल्स वर सो रिच, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस चीज को कि टेम्पल्स की प्रॉस्पेरिटी कैसी थी। क्या एक्सट्रीमली प्रॉस्परस टेम्पल्स को तुरंत लूटा गया, डायटीज को तोड़ा गया, मूर्ति को वहां से उसको भी उठा ले गया क्योंकि सब सोने की होती थी, और जो बीच में आया सबको मार दिया गया। इतना हार्श हो चुका था कि जब एक दो इन्वेजन हो गए, उसके बाद जब भी गजनवी इन्वेजन करने आते थे, राजपूत किंग्स अपने पूरे किंगडम को खाली करके चले जाते, कुछ रहेगा नहीं, मिलेगा ताओ। और यही गलती हुई। Rajput kings, they didn't united to face them, rather they adopted to them, वो अडॉप्ट कर गए। ये अटैक कर रहे हैं तो कैसे बचना है, दे स्टार्टेड डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव, जबकि नीड ऑफ द आर थी ऑफेंसिव। सभी किंगडम यूनाइट होना और यूनाइटेड हो गया। जो हम इंडिया में राजपूत किंगडम से सबसे कम देखेंगे, और ये जो यूनिटी थी वो आज भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इसीलिए रूल किया कि कभी यूनिटी नहीं। ओके, तो महमूद ऑफ गजनी, गजनवाइट, 17 रेट के ड्यूरेशन में, जैसे मैंने आपसे कहा था, इंडिया में उनको एम्पायर स्टैब्लिश नहीं करना, रेट के इनके पास 3 रास्ते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये है पूरा आपका हिंदू कुश के पहाड़ियां, हिमालय अगर आप देखा तो कुछ ऐसा बैंड है, सिंटिकल बैंड है हिमालय में। ये कौन सी पहाड़ियां? नागा। और ये हिंदू कुश, राज पाकिस्तान में। तो इंडिया नेचुरली प्रोटेक्टेड है, हमारे यहाँ कोई आर्मी लेके आ नहीं सकता, बट यहाँ 2 पास है, खैबर एंड गोलन पास, मतलब जहाँ पहाड़ों के बीच का रास्ता जहाँ भी जा सकते हैं। तो इफ यू एंटर फ्रॉम खैबर पास, यू कैन कम टू दिल्ली, डायरेक्ट रास्ता। इफ यू एंटर फ्रॉम गोलन पास, यू कैन कम टू सिंध एंड देन गुजरात। कोई आर्मी बेवकूफ नहीं जो यहाँ से एंटर करके राजस्थान जाएगी, क्योंकि पहले ही थार डेजर्ट आता है, पता चला सब आर्मी वहीं मर गई पानी के लिए। तो जो भी इन्वेट करता था इस 2 रास्ते से ऐसे करते, घोड़े में तो जब वो, सॉरी घोड़े ने गजनवी, इसलिए जब वो आते थे पहले दिल्ली को लूटते थे प्रॉपर, एक रेड में दिल्ली लूटा, नेक्स्ट रेड में गुजरात लूटी। गुजरात में सेंटर था सोमनाथ को लूटा। आज भी सोमनाथ टेम्पल इज वेरी रिच, वो तभी तब भी रिच, इतना रिच था, सोचो कि एक बार टेम्पल टूटता था, 1-2 साल में फिर से पूरा बन जाता, इसलिए फिर गजनी लूटने आता था, इसलिए 1-2 साल रुक गया, पहले तुम फिर से थोड़ा कमा लो फिर मैं लूटूँ। गेटिंग पॉइंट का ऐसे 17 रेट किए उसने, बट कभी भी यहाँ पे अपना एम्पायर नहीं बैठाया। हाँ, उसने यहाँ एम्पायर पे कब्जा किया, पंजाब वाले,
क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है, पंच आब है सर, 5 नदियों की कॉन्फ्लुएंस है, बहुत फर्टाइल लैंड, तो वहां से जो उनको इजिली फूड मिल रहा था, तो ये एरिया उन्होंने कब्जा किया, यहाँ पे अपने रूल स्टैब्लिश किए, बट नॉट इनसाइड इंडिया। राजपूत को हराते भी थे, बट तो भी उनसे कब्जा नहीं करें, क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्ट इन इकोनॉमिकल बेनिफिट। आओ लूटो चल दो, टेंशन खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, जैसे कि अरब के पास था। अरब हैड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और अरब और इंडियंस का एक अच्छा ट्रेड रिलेशन था, इसलिए अरब्स इंडिया पे अटैक नहीं करते। टर्क्स के हाथ में जब इस्लाम आता है वो इंडिया पे अटैक करते हैं। They're actually Turks, not Arabs. इस्लाम में भी फैक्ट, बट जब गजनवी ये कर रहा है, उसके पास एक प्रॉब्लम है। बीच में यहाँ याकूब गजनवी एम्पायर के बीच में घोरी है, घोरी का एम्पायर बहुत छोटा है, माउंटेन्स के बीच बैठा हुआ है। इनके पास वॉर टैक्टिक्स है, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स। गुरिल्ला वॉर मतलब छुप के वॉर करना, पब्लिकली नहीं, छुपो और वॉर करो फिर छुप जाओ। अब गजनवी एम्पायर की प्रॉब्लम, उनके पास ये वॉर नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, तो वो घोरी को हरा नहीं पा रहे, इसलिए मराठास को भी ब्रिटिशर्स नहीं हरा पाए जल्दी, क्योंकि मराठास के पास गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। ब्रिटिशर्स कंटाल गए थे मराठास, बोले इनसे नहीं जीत सकते, पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे घोरी के पास जो वॉर टेक्निक्स थी उसका यूज करके हुआ क्या, जब बार बार यहाँ गजनी अटैक कर रहा है, पीछे से सेल्जुक एम्पायर यहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक्सपांड कर रहा है, तब दो फ्रंट में फंस गया गजनी, एक इंडियन फ्रंट और एक वहां का। इसका फायदा उठाया घोरी ने, घोरी ने सिंपली गजनी को मार दिया और यहां से एक नए किंगडम की राइज करवा दी, दैट इज घोरी एम्पायर, महमूद घोरी। ठीक है, इसके बाद भी सेम प्रॉब्लम, उस साइड जाने से सब सेल्जुक बैठे, ओपन कौन दिखा? इंडिया, डिवाइडेड। घोरी के हाथ में जैसे एम्पायर है, वो प्लान करने लगा कि हम इंडिया को कैसे इन्वेट करेंगे, कैसे यहाँ से अर्न करेंगे पैसों को, एवरीथिंग। बट उस समय तक एक बहुत एबल किंग था इंडिया में, पृथ्वीराज चौहान। ही वॉज एबल, ही वॉज ब्रेन। उन्होंने ब्रेन लगाया, बोले यूनाइटेड लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, नहीं तो जो अभी तक गजनवी हमारे साथ कर रहा था वही ये भी करेगा। जो घोरी अटैक का प्लान कर रहा था, वो धीरे धीरे, उससे पहले यहाँ पे उन्होंने राजपूत किंग्स को यूनाइट कर लिया। अब घोरी की बात नहीं बता दी यूनाइटेड, वो इंटरनली ये पूरा राजपूत किंग्स यूनाइटेड। घोरी एंटर कर पाता इससे पहले तराइन में हमने रोक दिया, तराइन में प्लेस, वहां हमने रोक दिया घोरी। घोरी अटैक करे इससे पहले वी अटैक्ड ऑन घोरी, पहली बार राजपूत बीइंग ऑफेंसिव रेदर देन डिफेंसिव, and that's the precise reason the year was 1191. Rajputs combinedly under the leadership of Prithviraj Chauhan defeated Ghori. That is first battle of Tarain. हरा दिया। हम पहली बार यूनिटी भी शो किए, ऑफेंसिव टेक्टिक्स यूज की, और घोरी को प्रिपेयर होने का मौका नहीं, वी डिडंट किल बट वी डिफीटेड। और यही हमने गलती कर हुआ ये ना, जब राजपूत की बड़ी सेनाएं आई, बहुत बड़ी सेनाएं, तो घोरी के सेना में कोई एक्चुअली दे वर नॉट फाइटर्स, तो जिहाद के नाम पे आए थे, लोकल आदमी, जैसे दिखा मरने की बारी है सब भाग गए। सच बता रहा हूं, जैसे मैंने देखा कि इतनी बड़ी सेना आई, दे टर्न अराउंड, दे स्टार्ट रनिंग। अब घोरी खुद डर गया, सेना भागी, घोरी भी भागा, नियरली 65 किलोमीटर वो भागे, उनका पीछा किया गया भाई राजपूत। यहाँ राजपूत किंगडम की एक माइनर मिस्टेक मानी जाती है, अगर आप जीत गए तो खाली 65 किलोमीटर क्यों पीछा किया, जाते जहां मिलता वहां पकड़ के मार देते, झंडे भी नहीं होता। हमने क्या सोचा कि कौन इसके पीछे भागे, निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, दैट्स इट, दैट्स रियलिटी। वो भाग रहा था सच में, वो प्रॉपर रनिंग। अरे कौन जाके मेहनत करे, अपना एरिया तो सेफ हो गया ना। बट हम एक चीज गलती कर रहे थे, हम उनको पंजाब से नहीं निकाले, खाली यहां से भगा के यहाँ भेज दिए, वहां तो पहले था, पंजाब में तो पहले से थी। अगर उस समय हमने जाके उनसे पंजाब जीत लिया होता तो हमारा बॉर्डर फिर से पूरा सेफ हो जाता, हिंदू कुश्ती पहाड़ियों द्वारा। बट वी डिड अ मिस्टेक।
फोरसाइटनेस नहीं, तो हमने हराने के बाद भी मारा नहीं। अब वीक थी, थोड़ा पीछे कैसे हुआ, वापस आ गया, घोरी वापस गया, फिर से फोर्सेस यूनाइट की, इस बार थोड़ा अच्छे से, और तब तक यहाँ राजपूत में डिवीजन हो गए। अब राजपूत सेम और यूनाइटेड नहीं बचे। ईयर वॉज 1192। अगेन घोरी थी विथ मच लार्जर आर्मी। इस बार पृथ्वीराज चौहान को संभलने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली इवनिंग का टाइम था, राजपूत सेनाएं थोड़ा रिलैक्स मूड में थी, दे वर नॉट इन द मूड ऑफ फाइट, एंड सडन रेड हैपेंड। अचानक घोरी ने वॉर कर दिया, एंड दे किल्ड, उन्होंने कैप्चर किया इवन पृथ्वीराज चौहान को भी। ओके, दिस इज हाउ इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन Prithviraj Chauhan, one of the warrior of Rajput kingdom, was killed by Muhammad of Ghori, and hence the very first. So Ghori was the empire maker. वो खाली रेड करने नहीं आया था, वो साम्राज्य बनाने वाला, तो उसने प्रॉपर अपना सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया। बट जब तक उसने यहाँ ये सब किया, तब तक उसके एम्पायर पे खतरा मंडराने लगा, पीछे सेल्जुक अटैक करने वाले थे, इसलिए उसने ये सब छोड़ा, यहाँ पे अपना एक स्लेव बैठा दिया, अपना एक गुलाम बैठा दिया। हाँ हाँ, देखो वो तो यार मूवी दिखा रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा मतलब ऐसा दिखाएंगे ना जिससे इनकम हो। सीरियल ऑन अंदर इसको पीछे जैसे प्रॉब्लम, मेरा एम्पायर खतरे में है, अब मेरा किंगडम खतरे में है, वो वापस गया यहाँ पे अपने एक स्लेव को बैठा दिया कि तू संभाल एम्पायर, क्योंकि एम्पायर मेकर था, ये लूट के वापस जाने वाला नहीं था, तो इसने यहाँ पे अपने ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा दिया। खुद वापस जा रहा था तो इसकी मृत्यु हुई, हेंस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक ऑप्शन मिल गया कि ये किंगडम से मेरा, उसने खुद को घोरी एम्पायर से डिसइंटीग्रेट कर दिया और इंडिया में नींव रख दी दिल्ली सल्तनत, सुल्तान पीरियड, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी, देन बलबन, खिलजी, सैयद, एंड देन लोधी, तुगलक एंड लोधी। हाँ बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में विल मीट, आई थिंक हो गया अपने लेक्चर का टाइम ना, 2 आवर्स पास हो गए। दूसरी बैच में 20 मिनट बाकी है, कौन सी घड़ी पहनती है? ओके 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 9:40, तो वी कैन डिस्कस, ये भी आपके लेक्चर के बाद दूसरा बैच रेडी। तो इस तरह हमने जो सफर पूरा किया है वो अर्ली मिडिवल हुआ है, अब सल्तनत पीरियड कल से स्टार्ट होगी, जिसका बेस ऐसे रखा गया। ओके, कोई डाउट? पहली बार आप तुम नालायकों ने मिडिल हिस्ट्री में बोला टाइम बाकी, आई एम फीलिंग हैप्पी। नहीं तो कल तुम लोग लाइक सर अब जाएं क्या? हाँ, कल साढ़े, तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगता नहीं था, प्रॉब्लम ये थी क्योंकि आप लोग नालायक वाले लेवल को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंशिएंट और अर्ली मिडिल में प्रॉब्लम ये है कि जो भी नाम है हमको फैमिलियर नहीं है। मैं राज चो बोलता हूँ, होगा कोई, मेरा क्या जाता है। और घोरिया तो this is like kind of difference. ठीक है।